जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक नए आर्मी चीफ के हवाले की। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें सरबराह हैं। इन्फेंट्री की 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें सरबराह। जनरल आसिम मुनीर 17वें ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स में एजाजी शमशीर याफ्ता। जापान, मलाइशिया कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह के अलावा गुजरांवाला कोर के कमांड और स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमराह थे। पाकिस्तान में दुनिया भर में आज इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फलस्तीनियों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल चाहते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी घर 1 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गईं। अफ़गान अबूरी हुकूमत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताआवुन पर बात होगी। अवामी रवाबित और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मकबूजा कश्मीर में फिस्ताई मोदी हुकूमत का जालिमाना इक़दाम। जमात इस्लामी के मज़ीद 100 तालीमी इदारे और दीगर जायदादें जब्त करने का फैसला। इस्लामाबाद, शोपियां और पुलवामा अजला में 1 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे जब्त किए जा चुके हैं। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। चीन के साथ बरतानिया के ताल्लुकात का नाम नेहाद सुनहरा दौर खत्म हो चुका। स्टेटस को नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी हरीफों का मुकाबला बयानबाजी से नहीं, मजबूत अमलीयत पसंदी के साथ करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का पॉलिसी बयान। आलमी सतह पर डीजल के बहरान के खतरात। शुमाली निस्फ कुर्राह के सर्द मौसम के शुरू होते ही ज़ख़ीरे खत्म होने लगे। दुनिया भर में डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और किल्लत के माशी असरात तबाहकुन हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। फ्रांस में सालाना मेला। पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तानी सफीर ने स्टॉल्स का जायजा लिया। फेस्टिवल में बच्चों ने टैबलो पेश किया, जबकि कौमी मलबूसात की नुमाइश के लिए मॉडल्स ने पाकिस्तानी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। अब मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसीलात मुलाहिज़ा
कर वजीर-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन आपको आगाह करें कि जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली है। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक नए आर्मी चीफ के हवाले की। जनरल आसिम मुनीर बर्री फौज के 17वें सरबराह हैं। तब्दीली कमान की तकरीब में आला सिविल और फौजी क़यादत, मुमताज़ शख्सियात, गैर मुल्की सफारतकारों और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की कमान संभाल ली है। GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस पुरवकार तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक जो है वो नए आर्मी चीफ के हवाले की। जनरल आसिम मुनीर बर्री फौज के 17वें सरबराह हैं और तब्दीली कमान की इस तकरीब में आला सिविल और फौजी क़यादत के साथ साथ गैर मुल्की सफारतकारों और मुमताज़ शख्सियात ने भी जो है वो इसमें शिरकत की है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की बाकायदा कमान संभाल ली है। इस सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया GHQ रावलपिंडी में, और इस मौके पर जो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कमांड स्टिक बाज़ाब्ता तौर पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। जनरल आसिम मुनीर बर्री फौज के 17वें सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसिम, GHQ रावलपिंडी में फौजी कमान की पुरवकार तकरीब हुई है, इस तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी मुनाजिर, आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। इस तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसरान समेत तमाम रैंक्स के जो पर्सनल हैं आर्मी के, वो मौजूद थे। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, सिविल हुकाम भी थे, जिनमें वफाकी सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। मुस्लिम मुल्कों के दिफाई अताशी जो हैं पाकिस्तान में, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। और इसके अलावा जो कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब थी, उसमें GHQ का जो बैंड है उसने मिली नगमों की मधुर धुनें जो है वो भी पेश की, और उसकी जो क़यादत है वो नायब सरदार अफजल जो है वो कर रहे थे। और इस तकरीब में जो खास बात थी, जो कंडक्शन में सबसे अहम रोल था कमान तब्दीली में, वो एजाजी गार्ड्स का था। और एजाजी गार्ड्स का जो दस्ता है वो इन्फेंट्री की जो प्यादा फौज है उसकी 3 रेजिमेंट्स पर मुश्तमिल था, जिसमें फर्स्ट अब्बासिया, 1 बलोच रेजिमेंट, 16 सालार, 16 बलोच रेजिमेंट और 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के जवान जो है वो शामिल थे। और इस दस्ते की क़यादत जो है वो मेजर साकिब कर रहे थे। हम अपने नाज़रीन को यहाँ पे मुनाज़िर बताते चले कि एजाजी गार्ड में शामिल बलोच रेजिमेंट जो है, जिसकी 2 यूनिट्स हैं वो इस दस्ते में शामिल थी। ये पाक फौज की प्यादा जो यूनिट्स हैं उसकी दूसरी सीनियर 3 रेजिमेंट है। और इसमें शामिल 16 बलोच जो है, इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा जो आज अपने ओहदे से सुबकदोश हुए, उनका ताल्लुक जो है, उनकी जो पेरेंट बटालियन है वो भी 16 बलोच रेजिमेंट है। और इस रेजिमेंट में से पाकिस्तान आर्मी के 2 सरबराह जो है वो माजी में गुजर चुके हैं, जिनमें एक जनरल कमर जावेद बाजवा है और दूसरे अफसर जो है वो जनरल मिर्जा असलम बेग जो है, उनका ताल्लुक भी इसी रेजिमेंट से था। और इसके अलावा अपने नाज़रीन को बताते चले कि आज की जो तकरीब थी, इसके आगाज से कबल जो आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, और जो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ हैं जो इस तकरीब के मेहमान खसूसी भी थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, इन दोनों सीनियर 3 अफसरान ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे और फतेह खानी की। इसके अलावा इन्होंने यादगार शहदा पर जो पाक फौज के शहदा हैं जिन्होंने अपने खून से दिफा वतन की आबियारी की है और हमारी सरहदों को महफूज बनाया है, उनको सलामी भी दी थी। जी
अच्छा, ये कहिए कि आसिम, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की हैसियत से अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं, उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा है? जी मुनाजिर, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, अगर हम उनके थोड़े से प्रोफाइल पर नजर डालें उनके एड्रेस से पहले, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1978 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल को ज्वाइन किया और 1980 में उन्हें 16 बलोच रेजिमेंट में जो है कमीशन मिला। उन्होंने 44 साल तक अस्करी खिदमत जो है वो मुख्तलिफ ओहदों पर पाक फौज में सर अंजाम दी। वो इन्फेंट्री स्कूल जो है कोयटे में उसके कमांडेंट भी रहे। इसके अलावा FCN जो सियाचिन का जिम्मेदार नॉर्दर्न एरियाज फोर्स कमांड है उसकी क़यादत भी की। इसके अलावा जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदार जो पाकिस्तान आर्मी की आम तरीन कोर है 10 कोर उसकी भी क़यादत की है। इसके अलावा वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी तैनात रहे हैं और उन्होंने अपने खिताब में भी अपने 44 साल जो रफाकत है उनकी फौज की उसका जिक्र किया। और उन्होंने तकरीब में एड्रेस करते हुए अपनी तकरीर का जो उनका आगाज था उसमें उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक मकसद जिंदगी अता की और उन्होंने उम्र भर की जो रफाकत की तकमील है पाक फौज के साथ उस पर भी उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की का सरबराह मुकर्रर होने पर मुबारकबाद भी दी और उनका ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती जो है वो मुल्क और फौज की कामयाबी का बाइस बनेगी। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि वो जनरल सैयद आसिम मुनीर को गुज़श्ता 24 साल से जानते हैं और वो एक पेशावर और बासूल अफसर हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी तकरीर में अपने खिताब में एक मशहूर फौजी मकूले का भी जिक्र किया और उसका हवाला देते हुए कहा कि ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड ऑफ। उनका ये कहना था कि वो कुछ अरसे बाद गुमनामी में चले जाएंगे, तमाम उनका फौज से जो रूहानी रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा और जब भी फौज है वो कामयाबी हासिल करेगी उन्हें खुशी होगी और वो हमेशा फौज की कामयाबी के लिए दुआगो रहेंगे। उन्होंने बैटल हार्डन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन का और उसकी रवायात का जिक्र करते हुए ये कहा कि इस अजीम फौज ने मेरे हर हुक्म पर गुज़श्ता 6 साल के दौरान लब्बैक कहा और जो भी जहां पर मैंने इनसे पसीना मांगा वहां पर फौज ने जो है वो अपना खून दिया। उन्होंने पाक फौज की जो अस्करी जिम्मेदारियां हैं, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज और जो सॉवरेनिटी के दिफा में उनका जो रोल है उसका जिक्र करने के साथ साथ उन्होंने जो पाक फौज ने कुदरती आफात के दौरान किरदार अदा किया है और अपने मैंडेट से बढ़कर कौमी खिदमत की है उसका भी जिक्र किया। जी अच्छा आसिम, कमान की इस तब्दीली की तकरीब में आला सिविल और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है, इस बारे भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुनाजिर, आज की तकरीब में जो पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स हैं वो भी शामिल थे। सिविल सोसाइटी जो अरकान है उन्होंने भी शिरकत की। मीडिया के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। 3 स्टार जनरल जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान है GHQ में उन्होंने भी यादगार शोदा पर जब जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हाजिरी दी तो वो भी उस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। पाक रवैया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उन्होंने भी तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी इसमें शामिल थे। वफाकी सेक्रेटरीज जैसे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा पाक फौज के जितने भी रैंक्स हैं उन तमाम रैंक्स के जो हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान हैं और जो जवान हैं जो सरदार साहिबान हैं उन्होंने भी इस तकरीब को देखा। और इस तकरीब का अगर हम मुनाजिर इसका अगर हम जिक्र करें तफसील से तो तकरीब का जो आगाज है वो GHQ बैंड की पंडाल में आमद से हुआ जिसकी क़यादत नायब सरदार अफजल कर रहे थे। और जो GHQ बैंड है जब वो पंडाल में उनकी पंडाल में आमद हुई तो उन्होंने जो जिस धुन पर उनकी पंडाल में आमद हुई वो पाकिस्तान का एक मिली नगमा था और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मिली नगमे जो है वो भी इस मौके पर पेश किए। इसके बाद जो एजाजी गार्ड्स हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया उनकी पंडाल में आमद हुई और एजाजी गार्ड्स का जो अलम बरदार दस्ता था जब वो सलामी के चबूतरे के सामने आया तो हाजरीन ने खड़े होकर जो है कौमी परचम का इस्तकबाल किया पंडाल में। और इसके बाद जो मुलाहिजा तरतीब में एजाजी गार्ड ने जो है वो सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट किया और इसके बाद फिर जो कमांड स्टिक थी उसको जब पंडाल में लाना था तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है 16 बलोच रेजिमेंट जो कि सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पेरेंट बटालियन है उसने अदा की। और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कमांड स्टिक है वो बाज़ाब्ता तौर पर जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। और जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो पाक फौज के 17वें सरबराह जो है के तौर पर उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संभाली। इसके अलावा जो मिलिट्री ड्रमर्स हैं उन्होंने भी मिलिट्री ड्रम्स की सोलो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया
جس کی قیادت جو ہے وہ ایک حوالدار کر رہے تھے، اور اس میں 48 میوزیشینس جو ڈرمرز ہیں وہ شامل تھے، اور اس دستے کا جو تعلق ہے وہ آرمی اسکول آف میوزک جو ہے ایبٹ آباد میں اس سے تھا۔ اور اس کے بعد جو اعزازی گارڈ سے انہوں نے اسلامی کے چبوترے کے سامنے سے مارچ پاس کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس یونٹ میں آج سے 42 سال پہلے کمیشن حاصل کیا تھا 16 بلوچ ریجمنٹ، انہوں نے آج انہیں الوداعی جو ہے وہ سلامی بھی دی۔ جی اچھا عاصم، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہیں اور بہترین صلاحیتوں کے حامل افسر ہیں، ان کے فوجی کیریئر کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، مناظر جنرل سید عاصم منیر حافظ قرآن ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے 17ویں آفیسر ٹریننگ کورس سے کمیشن حاصل کیا 1986 میں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پیادہ فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23 FF سے ہے۔ اور ہم اپنے ناظرین کو پتہ چلیں کہ یہ جو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ ہے یہ وہ پاکستان آرمی کی مایہ ناز انفنٹری ریجمنٹ ہے، جس نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں 2 نشان حیدر حاصل کیے، جن میں سے ایک نشان حیدر میجر اکرم شہید 4 FF کے حصے میں آیا جو کہ مشرقی پاکستان میں حلی کے مقام پر شہید ہوئے۔ دوسرا نشان حیدر جو ہے وہ میجر شبیر شریف شہید کے حصے میں آیا، جن کا تعلق جو ہے 6 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے تھا، اور میجر شبیر شریف شہید جو ہے وہ بھی اعزازی شمشیر یافتہ تھے۔ اسی طرح جنرل سید عاصم منیر کے کیریئر میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ 17ویں OTS کورس میں انہوں نے اعزازی شمشیر بھی حاصل کی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر، اور جو بھی افسر پاک فوج میں کمیشن حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہ یقیناً انتہائی اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اس کی یہ ڈریم ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اعزازی شمشیر سے نوازا جائے، وہ اعزازی شمشیر حاصل کر سکے، اور دوسرا وہ اس بیٹل ہارڈنڈ آرمی کی کمان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جنرل سید عاصم منیر کو ان دونوں اعزازات سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنے عسکری کیریئر کے دوران لائن آف کنٹرول کے KL سیکٹر میں ایک بریگیڈ کی کمانڈ بھی کی ہے، اس کے علاوہ انہیں ایک بریگیڈ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ناردرن فورس کمانڈ جو ہے جو سیاچن کی ذمہ دار ہے میجر جنرل کے رینک کے اوپر، انہوں نے اس کی بھی کمانڈ کی ہے، اور پھر جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تو انہوں نے جو 30 کور ہے پاکستان آرمی کی جو کہ گجرانوالہ میں تعینات ہے اس کی بھی انہوں نے کمانڈ کی، اور وہ آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کوارٹر ماسٹر جنرل QMG کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جنرل سید عاصم منیر نے اپنے عسکری کیریئر میں سعودی عرب میں پاکستانی دستے کی کمانڈ بھی کی ہے۔ وہ جاپان اور ملیشیا کے آرم فورسز اسکول اور کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ گریجویشن کی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے عسکری کیریئر میں پاکستان کی پریمیئر سیکورٹی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کی بھی کمانڈ کی ہے۔ جب وہ میجر جنرل تھے تو انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس کی کمانڈ کی، اور جب وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر پروموٹ ہوئے تو انہوں نے دنیا کی نمبر 1 ایجنسی اور پاکستان کی پریمیئر سیکورٹی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI اس کی کمانڈ کی۔ بہت شکریہ عاصم رضوان آپ کا اس پروقار تقریب کے تفصیلی احوال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ GHQ راولپنڈی میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ برطانوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد پر وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 2005 کے بعد یہ پہلی دفعہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے، اور یہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنا ہی نہیں ہوتا
بلکہ یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے پاکستانی جو ویورز ہیں، فینز ہیں کرکٹ کے، پاکستان کی جو عوام ہے، ان سب کے لیے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے انٹرنیشنل کرکٹ جو ٹیمز ہیں وہ آتی رہیں. ٹیسٹ میچ جتنا امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے 2020 کا ایک اور زمانہ ہے یہ والا، لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ جو اصل روح ہے کرکٹ کی، اس کا پاکستان آنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی بڑی بات ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، کرکٹ جو ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے. برٹش ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے جو رول پلے کیا ہے، جو پاکستان کی گورنمنٹ نے رول پلے کیا ہے، پرائم منسٹر آفس نے رول پلے کیا ہے، ان سب کو میں پاکستان کی عوام کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور یہی وہ جذبہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے اراؤنڈ دا ٹیسٹ میچ، اور جو یہ میچز ہوں گے اس دن کی اس کے اراؤنڈ ایکٹیویٹی، پھر یوتھ کے لیے کتنی بڑی انگیجمنٹ ہے. جیسے ابھی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی دیکھیں یوتھ ایک مثبت ایکٹیویٹی کے اندر انوالوڈ ہے. لیکن پاکستان کے لیے بڑا ہی کرٹیکل ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. پرائم منسٹر نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو دوبارہ سے شروع کیا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی احسن قدم ہے، جس سے بہت زیادہ اس کے اس کے نتائج ہوں گے. اسی طرح یہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز کا ٹیسٹ میچز کا ہونا، ریوائول آف ٹیسٹ میچز کا ہونا، انگلش کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنا، اس کے بڑے لانگ ٹرم امپیکٹس ہوں گے یوتھ کے اوپر، ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر، پاکستان کی کرکٹ کے اوپر. ایز اے ہول جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا باقی انٹرنیشنل ٹیمز کا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ثقافت کا حصہ ہے کرکٹ، اور کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا، بچہ ہو، ینگ ہو، بوڑھے لوگ ہوں، بزرگ لوگ ہوں، کرکٹ کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. پبلک کے لیے یہی جی، آئی تھنک بوتھ ٹیمز آر دا بیسٹ ٹیمز. دے ہیو جسٹ بین ٹوگیدر ان دا ورلڈ کپ، اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. گیم ہے، جو اچھی کھیلے گا وہ جیتے گا، اور یہی جذبہ ہونا چاہیے. لیکن بیسٹ آف لک فار بوتھ دا ٹیمز. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے بہت ہی باکمال ایک انٹرٹینمنٹ ثابت ہوگی. برطانوی ٹیم کا پاکستان آنا بہت خوش آئند ہے. اس کا پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا اچھا اور لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا. برطانوی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب سے وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب کا اظہار خیال آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اور اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. معاون تھے، شریک سفر تھے، اور اس بہترین ادارے کی بنیاد رکھ کر ملک و ملت کی ترقی میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، میں آپ کو، آپ کے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک بین الاقوامی معیار کا ادارہ دیا جو سروسز کے ساتھ اپنی ڈگنیٹی اور کرپشن فری ڈپارٹمنٹ ہے. اور دعا گو ہوں کہ اسی طرح یہ ادارہ اپنے مقام پر برقرار رہے اور اپنا دامن اسی طرح صاف رکھ کر، سر اونچا رکھ کر اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھے. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ مجھے ریاست کے ایک ادارے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا انتظامی حوالے سے میرے سپرد کیا گیا، اور جس جذبے کا افتخار رشید صاحب نے مجھ سے تقاضا کیا، اور جو نکات انہوں نے ادارے کے حوالے سے، ادارے کی ترقی، ادارے کے افسران اور ادارے کے کارکنان کے حوالے سے کی، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سارے پہلوؤں پر ہم روز اول سے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں.
اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ ان تمام اقدامات کو ہم خیر کے نتائج پر منتج کریں، اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے کہ ہم اس ادارے کی اور اس ادارے کے ذریعے مملکت خداداد پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کی خدمت کر سکے، ان کو وہ سروسز پرووائڈ کر سکے جو ان کی اس ادارے کے اوپر ذمہ داری ہے اور اس ادارے پر ان کا حق ہے۔ یہاں اس تقریب میں شرکت سے پہلے شہداء کی یادگار پر حاضری ہوئی۔ یقیناً آج ان کے عزیز و اقارب یہاں پر اس تقریب میں شریک ہیں، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی فرض کی ادائیگی کے لیے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کے عوض اس ادارے میں وہ تمام خصوصیات اور وہ تمام برکتیں مزید بڑھاتا چلا جائے کہ جس کے لیے ان کا خون اس دھرتی پر گرا اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے جب یہ ذمہ داری ملی اور ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ مشاورت کے دور سے گزر رہے تھے، تو پاکستان برساتی نالوں کی زد میں آ گیا۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہوا۔ بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، پریشان حال، لیکن جہاں تمام پاکستانیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، رفائی ادارے سامنے آئے، مختلف سیاسی تنظیمیں آگے بڑھی، مختلف ڈپارٹمنٹ آگے بڑھے، وہاں پر میں منسٹری آف کمیونیکیشن کو بھی، ان کے افسران کو بھی، تمام ڈپارٹمنٹ کے افسران اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ سمیع۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اسرائیل کی بربریت اور وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے ابھی تک نہ مل پانے کی یاد دلاتا ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیلی ظلم و ستم اور جابرانہ اقدامات کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسئلہ فلسطین کا حل نہ ہونا نہ صرف اخلاقی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے بلکہ اس سے عالمی امن پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل چاہتے ہیں۔
वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर वफ्द के हमराह एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। काबुल एयरपोर्ट पर वजीर ममलकत का अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वजीर इक्तिसादी उमूर अब्दुल लतीफ़ और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने खैर मकदम किया। वजीर ममलकत हिना रब्बानी खर अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुतक्की से सियासी मुज़ाकरात करेंगी। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक भी वजीर ममलकत के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वजीर ममलकत के दौरा के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों समेत इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्यालात किया जाएगा। जबकि वजीर ममलकत अफगानिस्तान में देर पा क़याम अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म और हिमायत का इयादा करेंगी। PTI रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 5वीं FIR दर्ज हो गई। बलूचिस्तान भर में सिविल सोसाइटी, नौजवानों और सियासी जमातें पाक फौज की हिमायत और साजिशी बयानिए के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहरियों की तरफ से PTI रहनुमा के इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स पर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। योब के रिहायशी ने भी थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी, जिसमें PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इससे पहले भी शहरियों की तरफ से कोयटा, पसनी, खुजदार और लसबेला में आजम सवाती के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए गए हैं। FIRs में पीका एक्ट समेत 7 दफात FIR में शामिल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन के मामले की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मेंबर सिंध निसार असम्बली निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने आइंदा समाअत दलाइल के लिए मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत नून लीग के वकील ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। और इलेक्शन कमीशन में पेशावर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर DMO की जानिब से जुर्माने के खिलाफ इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि अपील 3 दिन में दायर की जा सकती थी। और नाज़रीन, PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तिजारती सरगर्मियाँ बहुत मुतासर हुई। मार्च के खात्मे और रास्तों की मुकम्मल बहाली पर ताजिर बरादरी और शहरी खुश हैं। तफसील बताएंगे इरशाद कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। कभी रास्ते बंद तो कभी ट्रैफिक जैम, कहीं कंटेनर्स तो कहीं सड़क पर लगा एहतजाजी कैंप। रावलपिंडी के शहरी तो जैसे घरों में कैद ही हो गए थे। परेशान की तो सुबह में 3 घंटे की पहुंची होगी, खाना क्या लॉन्ग मार्च खत्म शुद, खान साहब बनी गाला रवाना, शहरी पुरसुकून, निजाम जिंदगी बहाल। मगर पिंडी के ताजरों का पैगाम है कि जनाब एहतजाज करें, मुआश तबाह ना करें। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। यहाँ जो है ना स्टाफ लगा रहता है, तकरीबन 20-25 बंदे काम करते हैं। हमारा होटल बंद हो गया, होटल का जो है ना कम से कम 2-3 लाख रुपए किराया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको तो कुछ भी नहीं है। हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम ये खुद से किराया दे रहे हैं, हमारे पास फिर किराया कहाँ से आएगा। जलसे वगैरह हो रहे तो हमारा काम नहीं हो रही है। जलसा होना ही नहीं चाहिए सर, किसी किस्म का भी, आउटसाइड में होना चाहिए। हमें बहुत खौफ था इधर के धरने की वजह से तोड़ फोड़ ना हो, हमारे मामलात खराब ना हो जाएं। जुड़वा शहरों से कंटेनर्स हटा दिए गए, मरी रोड से कई टन कचरा साफ कर दिया गया है। शहरी उम्मीद से हैं कि अब सियासी मसाइल ऐवानों में हल हों, न कि सड़कों पर आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके। इरशाद कुरैशी, PTV न्यूज़। पाकिस्तान अफ्रीका तिजारती कॉन्फ्रेंस का जोहान्सबर्ग में इनेकाद किया जा रहा है। 1 दिसंबर तक जारी रहने वाली सिंगल विंडो कॉन्फ्रेंस के मौके पर 130 से जायद पाकिस्तानी कंपनियों की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी होगी। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद गवर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कॉन्फ्रेंस अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की राहें हमवार करेगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ताजिर बिरादरी मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम कारोबारी शख्सियात रफ़ाए आम्मा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इन कारोबारी शख्सियात ने कोरोना, ज़लज़ला और हालिया सैलाब में अपने हम वतनों की आगे बढ़ चढ़ कर खिदमत की। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया।
पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ हलकों में जारी तरक्याती प्रोग्राम और फलाह आम्मा के मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तमाम हलकों में तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, सब मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत को जारी रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुख्तलिफ 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 9, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 हाई रिस्क अजला में मुहिम 5 दिसंबर से शुरू होगी। कुछ बात करेंगे डेंगू की। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 57 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक लाहौर से 31, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर से 4 जबकि फैसलाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ है। बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां सियासी और सियासी कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। भारत की हिंदुत्व हुकूमत ने जमात इस्लामी के मजीद 100 तालीमी इदारों और दीगर जायदादों को जब्त करने का फैसला किया है। KMS के मुताबिक ये फैसला भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और RSS के हिंदुत्व नज़रियात से मुतासिरा RR स्वाइन की सरबराही में रियासती तहकीकाती इदारे SIA की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों के खिलाफ क्रैक डाउन का हिस्सा है। भारत ने स्कूलों और दफातर समेत जमात इस्लामी की दीगर इमलाक को जब्त करना शुरू कर दिया है। SIA ने इस्लामाबाद, शोपियां, पुलवामा और जनूबी कश्मीर के दीगर अजला में 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के जमात इस्लामी के असासे जब्त किए हैं। और FPCCI के मुताबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के पैट्रन इन चीफ और मारूफ बिजनेसमैन SM मुनीर कराची में इंतकाल कर गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मारूफ सनतकार SM मुनीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने SM मुनीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि सनतों के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। उनके इंतकाल से पैदा होने वाला खला तवील अरसे तक पुर नहीं हो सकेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात का नाम निहाद सुनहरा दौर ख़त्म हो गया है। अपनी पहली खारिजा पॉलिसी से मुतालिक तकरीर में ऋषि सुनाक ने कहा कि चीन के हवाले से बरतानिया की हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी मामलात में आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम या मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल में चीन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऋषि सोनाक के बकौल उनकी क़यादत में बरतानिया स्टेटस को का इंतखाब नहीं करेगा और बैनुल-अक़वामी हरीफों का मुकाबला बयानबाजी से नहीं बल्कि मजबूत अमलियत पसंदी के साथ करेगा। और आलमी सतह पर डीजल के बहरान के खतरात मंडलाने लगे हैं। शिमाली निस्फ कुर्रा के सर्द मौसम की शुरू होते ही ज़ख़ीरे ख़त्म हो रहे हैं। जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि डीजल का बहरान किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आलमी बहरान बनने की तरफ जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और किल्लत के माशी असरात तबाहकुन हो सकते हैं, जैसे अफरात ज़र में तेज़ी घरानों और कारोबारों पर बोझ बढ़ाएगी। राइस यूनिवर्सिटी के ब्रेक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के एनर्जी फेलो मार्क फिनले ने ब्लूमबर्ग को बताया कि डीजल की कीमतों में इजाफे से अमेरिकी मईशत को $100 बिलियन का नुकसान हो सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस के सदर पुतिन मौसम सरमा को यूक्रेन के खिलाफ एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के बिजली के ग्रिड और बुनियादी ढांचे पर मजीद हमलों का इम्कान भी जाहिर किया। दूसरी जानब यूक्रेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर नए मिसाइल हमलों की तैयारी में मसरूफ़ है। यूक्रेनी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि रूस की जानिब से बहीरा असवद में मुतादिद लड़ाका बहरी जहाज़ पहुँचाए गए हैं जो क्रूज़ मिसाइलों के हमले की सलाहियत के हामिल हैं। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक इससे अंदाज़ा होता है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है।
اور دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں 40 برسوں میں پہلی بار پھٹ پڑا ہے اور اس نے امریکی ریاست ہوائی میں دور دور تک لاوا اور گرم راکھ بکھیر دی ہے۔ ہوائی کے جزیرے بگ آئی لینڈ پر لاوے کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی گئیں، جبکہ پہاڑ سے بڑے پیمانے پر بھاپ اور دھوئیں کے بادلوں کا اخراج شروع ہو گیا۔ آتش فشاں بادل 72 کلومیٹر دور واقع جزیرے کونا سے بھی دکھائی دیے۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق فی الحال آتش فشاں سے قریب رہنے والے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لیم -9، سکردو -6، زیارت -5، کالات -4، استور ہنزا -3، بگروٹ شوپیاں پلوامہ گلگت کالا -2، سری نگر اننت ناگ کوئٹہ اور بارہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مناظر حسین اور قاسم علی کو دیجیے اجازت۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔